नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष ट्यूटोरियल। हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हम नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे नए टॉपिक्स होंगे डायमंड, फुलरीन और हमारे ग्रेफाइट होगा, और उसके आगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंट्रोडक्शन को दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको आगे की बातें नहीं समझ में आएंगी। अगर इस लेक्चर को देखने से पहले आप जाके उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एलोट्रोप्स के बारे में बताया था कि एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देख लें, एलोट्रोप्स के बारे में जान लें, फिर यहाँ पे उसके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे आज का पहला एलोट्रोप का एग्जाम्पल होगा डायमंड। डायमंड एक आपका हार्ड सब्सटेंस है, ठीक। हार्ड सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और रिजिड स्ट्रक्चर होता क्यों है? क्योंकि उसके 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म के कारण। उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर है इसमें इसके चारों जो भी बॉन्ड होते हैं वो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और वो आपस में एक साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग और एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी कारण जो डायमंड होता है वो हमारा एक नेचुरली हार्ड सब्सटेंस माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो डायमंड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? उसके रिजिड स्ट्रक्चर के कारण, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो डायमंड होता है वो आपका ग्लास कटर्स या फिर बोरर्स में यूज होता है। बोरर्स क्या होता है? जो आपके पानी निकालने या फिर ज़मीन से पानी निकालने में जो भी बोरर्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरर्स। उसमें भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो मैंने बता दिया कि वो 3D स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही हार्ड होता है। ये आप ज़रूर जान लें कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको आप लर्न करके रखिएगा। और जो डायमंड होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक इंसुलेटर की तरह, वो इंसुलेटर नहीं कह सकते लेकिन नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके जो चारों बॉन्ड होते हैं वो किसी न किसी के साथ जुड़ के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि यह रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगा तो ये एक नॉन कंडक्टर ही माना जाएगा, ठीक। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में देखते हैं। ग्रेफाइट जो है वो आपका, ये भी एक आपका एलोट्रोप माना जाता है कार्बन का, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी कार्बन एटम है वो थ्री अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ग्रेफाइट एक क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, लेकिन आप ऐसे ही समझ लीजिए। इसमें जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये देख लीजिए, A1 2 3 4 5 6, और ये 6 को क्या कहते हैं? हम 6 को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी वजह से इसको फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये एक फ्लैट फॉर्म में है, ठीक, इसलिए इसको फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहला लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स आर सेपरेटेड आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक वंडर वाल फोर्स। तो जो हमारे लेयर्स ऑफ, मतलब जो हमारे फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं वो हमारे सेपरेटेड ज़रूर हैं, वीक हैं, लेकिन वो वंडर वाल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक।
वीक तरह से, मतलब बहुत ही हल्का हल्का गैप दे के वांडर वॉल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे कार्बन एटम्स में से 3 जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में बनाने के लिए चले जाते हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से इसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि आपके जो भी बैटरी हैं या फिर जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, जो आपके ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं बैटरी में, जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क्स हो गए, उस सब में आपके ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक, और ये याद रखिएगा ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है। और क्या है कि ड्यू टू लेयर्ड शीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सब्सटेंस। एक लेयर यानी कि एक लेयर के फॉर्म में इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक लेयर के फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से इसको सॉफ्ट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी मिलती है। ठीक, और सॉफ्ट सब्सटेंस होने की वजह से अगर आप इसको पेपर पे अगर आप इसको रब करें तो ब्लैक कलर का मार्क छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसको पेंसिल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, ये आप एग्जाम्पल ज़रूर जानते होंगे। अब पढ़ेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ जो कि है फुलरिन। ओके, तो फुलरिन में हम यह जानेंगे कि फुलरिन जो होता है इसका हम बकमिंस्टर फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिचर्ड फुलरिन के नाम से इसको डिज़ाइन किया गया था, जिसका जो डिज़ाइन उन्होंने दिया था वो एक जियोडेसिक डोम के नाम से था। ठीक, तो इसको फुलरिन नाम उनके ही डिज़ाइन के द्वारा दिया गया था। ठीक, तो इसमें जो होता है एक फुटबॉल शेप लाइक मॉलिक्यूल होता है, इसको मैं बना नहीं सकता, इस फुटबॉल तो मैं बना नहीं सकता। ठीक, तो आप इसको अपने बुक में जाके देख लीजिएगा कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। फुटबॉल शेप लाइक एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो हेक्सागोनली और पेंटागोनली रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपके एग्ज़ाम में कभी कभार बहुत कम भी पूछा जाता है, ये डायमंड, ग्रेफाइट और ये फुलरिन। लेकिन ग्रेफाइट ये इम्पॉर्टेंट है और डायमंड भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, और किस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में नहीं होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, कौन नहीं करता है। ठीक, तो अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे और आगे हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके आगे आपके IUPAC आएंगे, उसके आगे अब नोमेनक्लेचर आएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस सब बनते हैं, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और तो इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर